गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पौधों में प्रजनन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 10 है आपका पौधों में प्रजनन। तो आइए देखते हैं पौधों में प्रजनन कैसे होता है। तो प्रजनन सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। इसका मतलब यह होता है कि सभी प्राणी अपने ही जैसे जीव जंतुओं को जन्म देते हैं और अपने ही जैसे जीव जंतुओं को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रजनन की आवश्यकता। तो प्रजनन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? अपने जीवन को सतत बनाए रखने के लिए पादप तथा जंतु दोनों को ही प्रजनन की आवश्यकता होती है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने सदस्य जीवों की उत्पत्ति करते हैं। आगे चलते हैं पौधों में प्रजनन के प्रकार। तो पौधों में प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका लैंगिक प्रजनन, दूसरा है आपका अलैंगिक प्रजनन। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है वह अधिकांश पुष्पी पौधे लैंगिक प्रजनन करते हैं तथा पौधे का जनन भाग इसमें पुष्प होता है। और लैंगिक प्रजनन में दो युग्मक जिसमें कि एक नर तथा दूसरा मादा होती है मिलकर के एक नए फूल का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन, कुछ पौधे बीजों के बिना प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक नहीं बनते तथा यह एक लिंगी पौधों में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की अन्य कुछ विधियां हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं आपका लैंगिक प्रजनन। तो जो लैंगिक प्रजनन है प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन वैसे ही होता है जैसा कि जंतुओं में होता है। तो यह प्रजनन की बहुत ही साधारण विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नर तथा एक मादा युग्मक की जरूरत होती है और दो प्रकार के जननांगों से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक। लैंगिक प्रजनन में दो चरण होते हैं। पहला आपका परागकण होता है, दूसरा आपका निषेचन होता है। इन प्रक्रियाओं के अध्ययन से पहले हमें पौधों के विभिन्न भागों की जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं पौधों के विभिन्न भागों के बारे में। आइए देखते हैं पुष्प के भाग। तो यहाँ पे आप पुष्प देख पा रहे हैं। पहले भी हमने पुष्प के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो आगे देखते हैं। एक जटिल पुष्प के निम्नांकित पुष्पीय भाग होते हैं। पहला है आपका बाह्य दल पुंज। जो बाह्य दल पुंज होता है यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, ये बाह्य दल आपको दिखाया गया है। बाह्य दल पुंज कली की अवस्था में फूल की रक्षा करता है। यह शुरू में हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। आगे चलते हैं दलपुंज। तो दलपुंज फूल का दूसरा वृत्त है। यह प्राय चमकदार पत्तियों का बना होता है जिसे दल कहते हैं। इसका कार्य कीटों व पक्षियों को फूलों की ओर परागण के लिए आकर्षित करना है। आगे चलते हैं। पुमंग, जिसको पुंकेसर भी कहते हैं, यह पुष्प का तीसरा पुमंग है। पुंकेसरों से यह बना होता है जो पुष्प के नर युग्मक को प्रदर्शित करते हैं। पुंकेसर दो मुख्य भागों से बना होता है, तंतु तथा परागकोश। परागकोश में विभिन्न परागकण बनते हैं और नर युग्मक बनते हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या अलग अलग होती है। आगे देखते हैं जयांग, जिसको स्त्री केसर या अंडप भी कहा जाता है। तो पुष्प का चौथा चक्र जयांग है जो अंडपों से मिलकर बना होता है। अंडप पुष्प के मादा युग्मक को दर्शाते हैं तथा प्रत्येक अंडप में आधार में मोटे मोटे आकार की अंडाशय पतली नलिका तथा वर्तिका सिरे के घाट पर जैसी रचना व वर्तिकाग्र होते हैं। अंडाशय में कई अंडाणु होते हैं। अंडाणु में मादा युग्मक उपस्थित रहता है। आगे चलते हैं।
एक लिंगी पुष्प, तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? जिसमें केवल एक प्रजनन अंग या पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित होता है, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प ये क्या होते हैं? जिसमें जयांग व पुमंग दोनों उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे जंगली गुलाब, टमाटर, बैगन आदि। आगे देखते हैं, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि लैंगिक प्रजनन में दो चरण होते हैं, पहला आपका परागण है, दूसरा निषेचन है। तो चलिए पढ़ते हैं परागण के बारे में कि परागण क्या है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागगण कहलाता है। परागकण पराग कोश के अंदर विकसित होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। इनका कार्य अंडाणु को निषेचित करना होता है। जब वयस्क परागकोश पर खुलता है तो पराग कोण मुक्त हो जाते हैं और वायु, जल तथा कीट की अन्य जीव उन्हें वर्तिकाग्र या अंडक पर ले जाते हैं। आगे चलते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो परागकण के कुछ प्रकार हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण की दो विधियां हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो पहली विधि है आपकी स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकोश उसी पुष्प के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसको स्वपरागण कहते हैं। यह उसी पुष्प के अंदर होता है तथा इस प्रकार का परागगण मटर, चाइना गुलाब आदि में पाया जाता है। फिर है स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण से बीज का निर्माण जरूर होता है। इसमें परागकणों की हानि भी ज्यादा नहीं होती है। पुष्पों को अधिक बड़ा, दिखावटी, रस से परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके मूल गुणों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। ये देख पा रहे हैं आप, परागण की विधि है। पर परागण में कैसे एक फूल से दूसरे फूल पर पराग कणों का पहुंचना पर परागण कहलाता है। आगे देखते हैं स्वपरागण से हानि। तो इससे क्या हानि होती है? भविष्य के लिए अच्छे उपयोगी गुणों को इसमें नहीं डाला जा सकता, कमजोर व खराब गुण हटाए नहीं जा सकते तथा कुछ पीढ़ी के बाद उपज बढ़ती है। आगे चलते हैं पर परागण। तो पर परागण क्या होता है? एक पुष्प के पराग कोश जब उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो इसे पर परागण कहा जाता है। स्वपरागण में तो उसी पुष्प के ऊपर हमारे पहुंचते हैं परागकण, लेकिन जब पर परागण होता है तो इसमें वह दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। पर परागण के कारण कुछ बाह्य कारण पर परागण में सहायता करते हैं। परागण संबंधी कारकों के दो मुख्य कारण प्राकृतिक व जैविक है। प्राकृतिक कारकों में जल व वायु आते हैं, जबकि जैविक कारक में कीट, पक्षी व जीव आते हैं। तो ये किस प्रकार पर परागण में सहायता करते हैं, आइए देखते हैं। जल के द्वारा परागण केवल जलीय पौधे जैसे कि हाइड्रा और वैलेंसनेरिया में जल द्वारा परागण होता है। वैलेंसनेरिया में नर मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर उगते हैं तथा मादा पुष्प वाले पौधों में लंबे डंठल तथा नर पुष्प वाले पौधों में छोटे डंठल होते हैं। नर पुष्प पौधे से अलग हो जाते हैं तथा जल की सतह पर ही तैरने लगते हैं और जब मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तथा परागण करते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार जल द्वारा परागण होता है, जलीय जीव इसको करते हैं। आगे चलते हैं। कीट पतंगों द्वारा परागण। कीट पतंगों द्वारा परागण करने वाले पुष्प
चटकीले रंगों वाले, तेज गंध वाले और जूस एकत्रित करने वाले होते हैं। चलो देखते हैं। इन गुणों के कारण मक्खियां व मधुमक्खियां इनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। ये उनका रस चूसती हैं। जब ये कीट किसी पुष्प पर बैठते हैं तो परागकण उनके शरीर पर चिपक जाते हैं, और जब ये कीट दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो परागकण उनके शरीर से हटकर उस पुष्प के ऊपर या उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि सैल्विया व रेफ्लेसिया कीटों द्वारा होता है। ये परागण करने वाले पुष्प हैं। आगे चलते हैं। वायु के द्वारा परागण। तो वायु के द्वारा किस प्रकार परागण होता है? कुछ पौधे जैसे मक्का, गेहूं, गन्ना आदि में वायु के द्वारा परागण होता है। इन पौधों के जो पुष्प होते हैं प्राय गाढ़े रंग के तथा कीट पतंगों व जंतुओं को आकर्षित नहीं करते। इनमें रस भी खट्टा नहीं होता। इनकी अधिक मात्रा में सूखे परागण होते हैं जो बड़े व रेशेदार होते हैं। जब ये पुष्प वयस्क हो जाते हैं तो वायु इन पौधों के परागणों को उड़ाकर ले जाती है, जिसके द्वारा इनका परागण होता है। आगे देखते हैं। पक्षियों द्वारा परागण। पक्षियों द्वारा परागण करने वाला पुष्प लंबे नली के आकार वाले तथा चटकीले रंगों वाले होते हैं। जब कोई पक्षी पुष्प का रस चूसता है तो परागण उसके शरीर पर चिपक जाते हैं तथा वह फूल से एक दूसरे फूल पर जाता है। यह उन परागणों को उनके ऊपर छोड़ देता है, जैसे कि बिगनोनिया तथा एरिथ्रीना पक्षियों द्वारा परागण करने वाले पुष्प हैं। तो इस प्रकार पक्षियों के द्वारा परागण होता है। आगे चलते हैं। वायु परागण करने वाले तथा कीट परागण करने वाले पुष्पों में अंतर बताइए। वायु परागण करने वाले पुष्प। इन पुष्पों में परागणों की संख्या अधिक होती है। ये गाढ़े रंग वाले पुष्प होते हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्राय बड़े होते हैं तथा दल के बाहर लटकते हैं। इन पुष्पों में रस भी नहीं बनता तथा ये पुष्प गंध वाले नहीं होते। दूसरी तरफ जो कीट परागण वाले पुष्प हैं, इनमें परागणों की संख्या कम होती है। ये चटकीले रंगों वाले होते हैं तथा इनके पुष्पों के वर्तिकाग्र प्राय छोटे होते हैं तथा दल के अंदर ही स्थित रहते हैं। इन पुष्पों में रस बनता है और ये गंधयुक्त होते हैं। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप एक फूल से उड़ते हुए कीट को पकड़िए। इसके शरीर को एक नाजुक ब्रश से सफेद कागज पर रगड़िए। एक लेंस के द्वारा कागज का निरीक्षण कीजिए। आप कागज पर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाएंगे। ये क्या हैं? ये परागण हैं जो कीट के शरीर पर इकट्ठे हो जाते हैं जब यह रस या पराग एकत्रित करने के लिए फूल पर बैठता है। तो देखते हैं आगे। पर परागण के लाभ। ये पौधे अत्यधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं जिससे उनके पर्यावरण में अनुकूलित होने की क्षमता बढ़ जाती है। नई जाति भी प्राप्त होती है इनसे। इस क्रिया के द्वारा अत्यधिक मात्रा में बीज भी बनते हैं तथा वसंत ऋतु के अलावा अन्य ऋतु में पर परागण से प्राप्त होने वाले पुष्प हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पर परागण से कुछ हानियां भी होती हैं। यह परागण निश्चित नहीं होता क्योंकि कुछ परागण कारणों की बहुत सी आवश्यकता होती है जो सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। यह विधि अधिक खर्चीली होती है। इसमें पुष्प को कीट आकर्षित करने हेतु रंगीन, गंधयुक्त व रसदार होना चाहिए। पर परागण में अपक्षय भी होता है। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 2। जंगली गुलाब की संरचना का निरीक्षण कीजिए। तो ताजा खिला हुआ एक जंगली गुलाब लीजिए। सावधानी पूर्वक इस फूल की 5 पंखुड़ियां हटा दीजिए। प्रत्येक का आप चित्र बनाइए। अब आप पाएंगे कि कुछ पुंकेसर बाह्य दलपुंज के ऊपर भाग में एकत्रित हो जाते हैं।
एक वयस्क पुष्प में परागण पुंकेसर के शीर्ष पर परागकोश में होते हैं। इन्हें कांच की एक स्लाइड पर रखें तथा एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। फिर आप पुंकेसर को हटाइए। अब केवल अंडप रह जाता है। अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को लंबाई के अनुसार एक ब्लेड से काटिए। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंडाशयों में अंडाणुओं की संख्या को ज्ञात कीजिए तथा बताइए ये किस रंग के हैं। तो ये एक आपका क्रियाकलाप है जिसको आप स्वयं के द्वारा घर पर भी कर देख सकते हैं और इसका निरीक्षण कर सकते हैं। आगे चलते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन परागण तथा बीज के बनने का बीज का एक चरण है जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के साथ संलयन को निषेचन कहते हैं, जो कि एक नर तथा मादा युग्मक के मिलने से बनता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण पराग नलिकाओं को विकसित करते हैं तथा यह नली वर्तिका तथा अंडाणु की ओर अंडाशय में होकर नीचे की तरफ बढ़ती है। अंडाणु के चारों ओर दोहरी परत होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसे अध्या आवरण कहते हैं। अध्या आवरण में इसके एक सिरे पर छोटा सा छेद होता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर अंडाणु में प्रवेश करती है। नर युग्मक पराग नलिका में भ्रमण करते हैं तथा अंडाणु के ऊपर जाकर पहुंचते हैं, जहां पे मादा युग्मक के साथ नर युग्मक संलयित होता है। इस संलयन को निषेचन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन निषेचन कहलाता है। आगे देखते हैं फलों व बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो पुष्प का चटकीला रंग इसमें नष्ट हो जाता है। बाह्य दल तथा दल व पुंकेसर नीचे गिर जाता है। अंडाशय आकार में बढ़ता है तथा फल बनता है। अंडाशय की दीवार बाह्य कवच बना लेती है और अंडाशय के भीतर अंडाणु बीजों से विकसित हो जाते हैं। फिर है आपका क्रियाकलाप 3, जिसमें है आम व मटर के लिए परीक्षण कीजिए। तो इसमें दोनों फलों से इनके ऊपर का छिलका जो है आप उसे हटा दीजिए। मटर में जब आप इसके बाह्य आवरण को हटाते हैं तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे हरे रंग के गोल दाने दिखाई देते हैं। मटर में बाह्य बीज कवच पतला व शुष्क होता है। आम के फल के आवरण को हटाने के बाद आप एक मोटा भाग गूदे वाला देख सकते हैं जो कि खाने योग्य होता है। इस गूदे वाले भाग के अंदर एक कठोर भाग गुठली होती है जिसे हम बीज भी कहते हैं। आम के फल में बाह्य बीज कवच की 3 परतें होती हैं। बाह्य त्वचा को एपिकोप कहते हैं तथा मध्यदार गूदेदार भाग होता है और तीसरा आपका अंदर सुरक्षित बीज होता है। आगे चलते हैं फल। मटर जैसे फल शुष्क कहलाते हैं। इस प्रकार के फलों में बाह्य बीज का कवच पतला व शुष्क होता है। सूरजमुखी, सेम, भिंडी, मक्का, कपास आदि शुष्क फलों के उदाहरण हैं। आम का फल गूदेदार फल है क्योंकि इसमें बाह्य बीज का कवच मोटा तथा गूदेदार होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण है सेब, बेर, आड़ू, संतरा, टमाटर आदि गूदेदार फलों में ही आते हैं। फलों के कार्य तो बाह्य बीज कवच बीज व भ्रूण की रक्षा करता है। जो बाहर का कवच होता है फलों का, वह उसके अंदर के बीज की रक्षा करता है और फल भोज्य पदार्थों का एक संग्रहालय भी होता है। फलों से बीजों का निर्माण भी होता है। आगे चलते हैं बीज। बीज में एक सूक्ष्म पौधा या भ्रूण होता है जिसको एक नन्हा पौधा भी कहते हैं। बीज के अंकुरित होने के बाद भ्रूण में एक नया पौधा बनता है। बीज पत्र में प्राय विकसित होने वाले पौधों के लिए भोज्य पदार्थ भी इकट्ठा रहता है। आगे देखते हैं फलों व बीजों का स्थानांतरण। तो यह किस प्रकार होता है।
अनुकूल परिस्थितियों में बीज से नया पौधा बन जाता है। जब आपको आपके पौधे को एक अच्छी परिस्थिति मिलती है तो बीज से एक नया पौधा बनता है। फलों व बीजों के यांत्रिकी अध्ययन के लिए एसर, मदार, गोराखू, भिंडी तथा नारियल आदि फलों को बीजों को एकत्रित कीजिए। इन फलों के बीजों का अध्ययन कीजिए। आप प्रत्येक में भिन्न भिन्न परिस्थिति पाएंगे। आइए देखते हैं। कुछ फलों में जैसे मदार में बीज छोटे व शुष्क होते हैं। इन बीजों के सिरे पर सूक्ष्म व कठोर बाल पाए जाते हैं। इन बीजों को तेज वायु अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। तो ऐसा किसमें होता है? मदार में बीज छोटे व शुष्क होते हैं। आगे चलते हैं। गोखरू व भिंडी के फल कांटेदार होते हैं, जो हमारे वस्त्रों से भी चिपक जाते हैं। ये कांटे अपने पास से गुजरने वाले जीवों के शरीर पर भी चिपक जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के साथ साथ जानवर भी इन बीजों को फैलाने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। नारियल, जो कि प्राय समुद्र तट के किनारे उगते हैं। ये फल बड़े व रेशेदार होते हैं और ये जल में गिर जाते हैं तथा पुष्पी पौधों के द्वारा जलधारा के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार वायु, जल व तंतु पुष्पी पौधों से बीजों को दूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले यह भी कारक के रूप में काम करते हैं। एसर में पतले पंख जैसी हल्की संरचनाएं होती हैं। मदार की भांति इन फलों में बीजों का स्थानांतरण भी वायु के द्वारा होता है। आगे देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन एक कोशीय जीवों में होने वाला प्रजनन है। पौधों में अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं इन विधियों के बारे में। तो अलैंगिक प्रजनन आपका एक कोशिकीय जीवों में होता है। पहला विधि है इसकी विखंडन तथा दूसरी विधि है इसकी मुकुलन। तो यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत सामान्य विधि है, जिसमें कोशिका जीव का केंद्र दो भागों में बंट जाता है। यह प्राय एक कोशिकीय जीवों जैसे रोगाणु, शैवाल तथा कवक आदि में होता है। इसमें क्या होता है? उनका केंद्रक दो भागों में डिवाइड हो जाता है और नए प्राणी को जन्म दे देता है। इसमें कोशिका का केंद्रक दो समान आधे आधे भागों में बंटता है तथा वृद्धि करके बैक्टीरिया को बनाता है। आगे चलते हैं। मुकुलन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन प्राय ईस्ट में देखा जाता है। इस विधि में शरीर से एक छोटा सा बल्ब के आकार का उभार बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। इसमें केंद्रक दो भागों में बंटता है। हाइड्रा के मध्य भाग में अथवा कुछ नीचे एक छोटी सी कलिका निकलती है, जो कुछ समय तक शरीर पर ही बढ़ती रहती है और बाद में एकमात्र कोशिका के रूप में अलग हो जाती है। आगे देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुकुलन हो रहा है, दो भागों में केंद्रक बट रहा है और जिससे कि आपकी ईस्ट की अन्य कॉलोनियां भी बन रही हैं। इसने इसी के प्रकार जैसे दूसरे जीव को जन्म दे देते हैं ये अपने जैसे, और दो भागों में बट जाते हैं। यहाँ पे अन्य भी बन गए हैं ईस्ट। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 4। 10 ग्राम ईस्ट पाउडर लेकर जल से भरे हुए कांच के बीकर में डालें और इसमें 1 चम्मच चीनी घोलें। बीकर को गर्म स्थान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखें। 1 घंटे बाद जल की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर डालें तथा स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। अपने निष्कर्ष को चित्रांकित कीजिए। क्या आप ईस्ट में मुकुलन पाते हैं? तो आप ऐसा करके देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। कुछ देर बाद आपको ईस्ट पर छोटे छोटे मुकुलन दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर है आपका बीजाणु जनन। बीजाणु एक सूक्ष्म व वर्गाकार कोशिका है। यह बीजाणु धानियों से उत्पन्न होते हैं। ये नमी वाले स्थानों पर ही
होते हैं। ये सफेद फफूंद की एक प्रकार है जो रोटी तथा अन्य भोज्य पदार्थों में भी पाई जाती है। फफूंद में ऊपर की ओर रेशे की संरचना निकली होती है। बीजाणु वायु के द्वारा फैलते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मशरूम में बीजाणु उत्पन्न होते हैं, मांस व फर्ण में बीजाणु द्वारा ही जनन होता है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 5, एक कोरा कागज लेकर जार में रखिए। कागज को पूर्ण रूप से नम करने के लिए पानी की कुछ बूंदें कागज के ऊपर डालिए। एक रोटी का टुकड़ा इसके ऊपर रखकर जार के ढक्कन को हल्के प्रकार से बंद करें तथा इस जार को अंधेरे में गर्म स्थान पर रख दें। 1 सप्ताह के बाद दूसरा निरीक्षण कीजिए तथा फफूंद की तस्वीर को प्रदर्शित कीजिए। आइए देखते हैं आगे पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन क्या होता है? आप अपने बगीचे में घास को काटते हैं और अगले महीने फिर से नई घास आना शुरू हो जाती है। प्रत्येक जीव या प्राणी का स्वयं या अन्य तरीके से बार बार पुनर्निर्माण होता रहता है। नई कोशिकाएं नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर उगती हैं और सजीवों में नष्ट हुए भागों की पुनः मरम्मत होकर ठीक होने या नए सजीवों का निर्माण करने के लिए पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में यह प्रक्रिया अधिक क्षमता रखती है। आगे देखते हैं। खंडन। खंडन क्या है? तंतु वाले कुछ जीव जैसे कि स्पाइरोगायरा, जो कि एक शैवाल है, इसका तंतु 2 या अधिक तंतुओं में विभाजित होता है और ये तंतु खंड वृद्धि करके नया पूर्ण अपना जीव बना लेता है। तो इस प्रकार खंडन के द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है। फिर है आपका कायिक प्रजनन। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में पौधों के कायिक अंग जैसे पत्ती, तना, जड़ के द्वारा नया पौधा तैयार होता है। इस प्रकार के प्रजनन में प्रजनन करने वाले जीव प्राणी भाग नहीं लेते तथा इसलिए इसमें बीज का निर्माण भी नहीं होता है। तो आपका कायिक प्रजनन जड़ों द्वारा कैसे होता है, तने द्वारा कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो जड़ों द्वारा कायिक प्रजनन शकरकंद, डहेलिया आदि में मोटी जड़ें पाई जाती हैं। मिट्टी में बोई हुई इन मोटी जड़ों से नए पौधे निकलते हैं। तने द्वारा कायिक प्रजनन। तने जैसे बल्ब, अनाज आदि पौधों को अनुकूल परिस्थितियों में गुणन करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपका राइजोम्स है, यह एक भीतरी भूमिगत तना है। इसमें डंठल व अंतःडंठल कलिकाएं पाई जाती हैं और इनसे निकलने वाली शाखाएं बाद में अलग होकर नई शाखा बना लेती हैं, जैसे कि अदरक, लहसुन तथा केला। फिर है आपका बल्ब। यह एक भूमिगत तना है जिसमें छोटी टहनियां व कलिकाएं होती हैं। इनमें से कुछ तनों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कि प्याज इसका एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। रनर तथा स्टोलन्स। रनर व स्टोलन्स वृद्धि करने वाले तने हैं जो डंठलों पर जड़ें बनाते हैं। इन पौधों पर ऊर्ध्वाधर तने भी उगते हैं। सूखी घास व झरबेर आदि के उदाहरण हैं। ट्यूबर। यह भूमिगत तने का एक परिवर्तित रूप है। इसमें उपस्थित कलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं तथा भोजन इसमें एकत्रित रहता है, जैसे कि आपका आलू। कोर में है एक अन्य प्रकार का भूमिगत तना है जो क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। इसकी पत्तियों में कलिकाएं बनती है जिनसे संतति कोशिकाएं बनती है और बाद में नए पौधे का जन्म हो जाता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6। एक आलू ले। जहां से आप आंख का निरीक्षण करना चाहते हैं वहां से इसे काट दीजिए। अब इसे मिट्टी में बो दें। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नया पौधा उगता हुआ वहां नजर आएगा। सूकर क्या है? यह एक शाखा है जो मिट्टी में कुछ ही दूरी तक उगती है। जब यह मिट्टी के ऊपर बढ़ती है तो इसमें अलग हरी हरी पत्तियां निकलती हैं, जैसे कि पुदीना। फिर है ऑफसेट। ऑफसेट रबड़ के समान होता है जिस पर कठोर पत्तियां या शाखाएं होती हैं, जैसे कि वोटर हाइसिंथ तथा वोटर लेट्यूस ऑफसेट। आगे चलते हैं। पत्तियों द्वारा
कायिक प्रजनन। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है? जब पत्तियां कायिक प्रजनन में सहायक नहीं होती तो बिगोनिया की पत्ती में पत्ती के दल से होकर शिराओं द्वारा कलिकाएं बनती हैं। और अलैंगिक प्रजनन की ये सभी विधियां प्रजनन की प्राकृतिक विधियां हैं। किसान तथा माली नए पौधों के निर्माण के लिए कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियों का उपयोग करते हैं। यह पौधे भी प्राकृतिक पौधों के समान ही उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं कायिक प्रजनन की मुख्य विधियां। पहली है आपकी कलम लगाना, जिसमें तने की कलम लगाना तथा जड़ की कलम बनाकर लगाना। तो पौधे की कलम काट कर नम मिट्टी में लगा देने से इसकी जड़ें निकल आती हैं तथा वृद्धि करके बाद में एक नया पौधा बन जाता है। फिर जड़ की कलम बनाकर जैसे पौधे, नींबू, इमली आदि की जड़ों को काटकर दबाने से नई जड़ें बन जाती हैं और वहां पे नए पौधे उग जाते हैं। आगे देखते हैं दाब कलम। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ समय बाद नई जड़ें निकल जाती हैं तथा नया पौधा बन जाता है। फिर है आपकी भूमिगत दाब कलम। इस विधि में पौधे की निचली शाखा से जमीन पर झुका दिया जाता है और ऊपरी सिरे को छोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये जड़ वाले भाग को काटकर अलग कर देते हैं तथा उन्हें बो दिया जाता है, जैसे कि शहतूत व चमेली का पेड़। फिर है वायवीय दाब कलम। इस विधि में छाल की परत को थोड़ा सा हटा देते हैं। इसे नम रुई से या कपड़े से अच्छी तरह लपेट दिया जाता है। इस नम कपड़े या रुई से समय समय पर जल की बूंदें इसमें जाती रहती हैं तथा ढके भाग से जड़ें निकलने लगती हैं। तो इन्हें काटकर मिट्टी में उगा दिया जाता है, जिसको वायवीय दाब कलम कहते हैं। फिर है आपका रोपण। इस विधि में ऐच्छिक पौधों की टहनी को किसी अन्य वृक्ष के स्कंद पर जाकर लगा देते हैं। इस कटी हुई टहनी या कलम को रोप तथा जिस पौधे पर यह लगाई जाती है उसे स्कंद कहा जाता है। दोनों रोपों के रोपित सिरे तिरछे कटे होते हैं और इन्हें आमने सामने दृढ़ता से बांध दिया जाता है। गुलाब, आम, सेम, अमरूद इसी विधि के द्वारा उगाए जाते हैं। फिर है आपका मुकुलन। यह विधि भी रोपण के लगभग समान है। इस विधि में कलिका के आधार को दूसरी टहनी या कलम के किनारे पर बीज में रखते हैं, जिस भाग से शेष किनारा काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए है गुलाब, आड़ू तथा आदि। कायिक प्रजनन से लाभ। तो कायिक प्रजनन से क्या लाभ होते हैं? बीजों से पौधों के उगने की क्रिया बहुत धीरे होती है तथा यह निश्चित नहीं होता कि इनमें इच्छित गुण होंगे या नहीं होंगे, जबकि कायिक प्रजनन बहुत तेजी से होने वाली तथा निश्चितता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। इस विधि के द्वारा उगने वाले पौधे भी प्राकृतिक पौधों की भांति होते हैं तथा वैसा ही गुण रखते हैं। कुछ निश्चित होने वाले इच्छित गुण जैसे बिना बीज का फल, किसी बीमारी विशेष हेतु तैयार किए जाने वाला फल आदि इस विधि के द्वारा संभव है। इसके द्वारा कई समरूप पौधों को उगाना भी संभव होता है। कायिक प्रजनन से हानियां। इसमें स्थानांतरण की संभावना बहुत कम होती है और इससे अति उत्पादन अधिक होता है। तो आइए देखते हैं बेटा इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य। प्रजनन वह क्रिया है जिसमें सजीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। प्रजनन के दो कारक लैंगिक तथा अलैंगिक है। लैंगिक प्रजनन में दो जीव प्रजनन करते हैं। इसमें दो प्रकार के युग्मक रहते हैं। नर में नर तथा मादा में मादा युग्मक पाया जाता है। पौधों में भी दो प्रकार से प्रजनन होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक। पादपों में प्रजनन अंग पुष्प से होता है और पुंकेसर नर जननांग होता है, जिसमें नर युग्मक बनता है, जबकि मादा जननांग अंडाशय होता है, जिसमें मादा युग्मक या अंडा बनता है। बीजाणु एक वर्गाकार कोशिका होती है। पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पराग कणों के वायु, जल, कीट, अन्य जीवों द्वारा पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। यह निषेचन की भांति होता है। अंडाणु में नर कोशिका व मादा कोशिका के मिलने को निषेचन कहते हैं।
अलैंगिक प्रजनन केवल एक कोशीय जीवों में होता है। इस प्रकार के प्रजनन में जननांग व युग्मक भाग नहीं लेते। कायिक प्रजनन की कृत्रिम विधियां कलम लगाना, रोपण, मुलुकन तथा दाब कलम है। लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न प्रजातियों में विभिन्नता देखी जाती है और अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न जाति में कोई नयापन नहीं होता। अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार हैं: मुकुलन, विखंडन, जीवाणुजनन तथा पुनरुद्भवन, खंडन तथा कायिक प्रजनन। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है, फूल का सबसे बाहरी चक्र है दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग या परागकोश। तो पुष्प का सबसे भारी चक्र है बाह्य दलपुंज। फिर है, राइजोम्स तने हैं भूमिगत बाह्य तने तथा दोनों। तो राइजोम्स हमारे भूमिगत तने हैं। लैंगिक प्रजनन में कितने चरण होते हैं? लैंगिक प्रजनन में 2 चरण होते हैं। फिर है आपका प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों में नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। रोपण कायिक प्रजनन की एक कृत्रिम विधि है। मुकुलन डैश प्रजनन का एक प्रकार है। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। डैश पुष्प का तीसरा चक्र है। तो पुष्प का तीसरा चक्र पुंकेसर है। बाह्य दलपुंज डैश का बना होता है। बाह्य दलपुंज हरी पत्तियों का बना होता है। भ्रूण के सूक्ष्म तने को मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न का सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है, बीजों व फलों के फैलने को स्थानांतरण कहते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है नहीं, बीजों व फलों के फैलने को स्थानांतरण नहीं कहते। पुष्प के 2 भीतरी चक्र प्रजनन में सहायक नहीं होते। सही। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। सही। कीटों द्वारा परागण करने वाले पुष्प गाढ़े रंगों वाले होते हैं। सही। परागण लैंगिक प्रजनन का प्रथम चरण है। सही। कंद भूमिगत तने का एक परिवर्तित रूप है। सही। प्रश्न का निम्नलिखित हेतु एक शब्द लिखिए। तो 2 युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नष्ट हो चुके भागों की मरम्मत करके पुनः निर्माण करने की सजीवों में क्षमता पुनरुद्भवन कहलाती है। बीजों व फल बीजों व फलों का फैलना प्रसरण कहलाता है, या इसे हम प्रसार भी बोल सकते हैं। पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। स्थिकेसर के आधार में मोटा भाग अंडाशय कहलाता है। पुष्प की सबसे भारी परत बाह्य दलपुंज कहलाती है, जो पुष्प का बाह्य भाग है।
आगे देखते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको अच्छे से इस पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। अलैंगिक व लैंगिक प्रजनन, विखंडन तथा मुकुलन, स्वपरागण तथा परपरागण, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प। आगे देखते हैं, निम्नलिखित के नाम बताइए। तो कोई दो राइजोम्स बताइए, कोई एक बल्ब, दो पौधे जिनमें कायिक प्रजनन में सहायक होते हैं और दो गूदेदार फल। ये भी हमने अभी अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ा है। दो गूदेदार फल जैसे कि आपका आम हो गया, आड़ू हो गया, सेब हो गया। दो पौधे जिनमें कायिक प्रजनन में सहायक होते हैं, इनको आप स्वयं ही करेंगे। तथा प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इनको आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।